जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम जिस टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए हैं आपके सामने, वो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा। और आईआर में कोई भी चीज़ हो, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी चीज़ हो, वो हमेशा चीज़ें एक दूसरे से रिपीट होंगी और ओवरलैप करेंगी। क्यों? क्योंकि ना तो देशों का हित कभी जो है ख़त्म होगा, ना इंटरेस्ट ख़त्म होगा, और इंटरेस्ट समय के साथ बदलते रहते हैं। मैंने आपको बताया है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या किसी देश की बात हो, हमेशा याद रखिएगा, ना तो कोई परमानेंट शत्रु है, ना कोई परमानेंट मित्र। परमानेंट केवल एक ही चीज़ है, वो है इंटरेस्ट, और उसी चीज़ पर सारे रिलेशन काम करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हिंदी में भी क्वाड ही लिखिएगा, क्वाड समूह, क्वाड ग्रुप्स। क्वाड का मतलब क्या है? क्वाड्रिलेटर मतलब चार भुजाओं वाला एक ऐसा फिगर जिसमें चार भुजाओं हो। अब चार भुजाएं कौन कौन से हैं यहाँ पर? अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो एक तरफ है भारत, यहाँ पर है चीन के बगल में जापान, प्रशांत महासागर को क्रॉस कर देंगे तो है अमेरिका, और हिंद महासागर में ही मलेशिया के नीचे इधर की तरफ है ऑस्ट्रेलिया। ये चार लोगों से बनता है क्वाड। ठीक। हाल फिलहाल ये न्यूज में क्यों है? ये दो कारणों से हमेशा न्यूज में रहेगा। क्यों? जब भी चीन की बात आएगी तो ये न्यूज में रहेगा। जब भी एक अभ्यास भारत करता है तीन देशों के साथ, अब चौथा देश उसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया, वो है मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार युद्धाभ्यास। तो मालाबार युद्धाभ्यास पहले दो लोगों से शुरू हुआ था, फिर जापान भी इसमें शामिल हो गया, और फिर क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया। तो मालाबार युद्धाभ्यास में इस समय चारों कंट्रीज हैं। इसकी शुरुआत जो उपज है वो 2007 में प्रधानमंत्री जापान के उन्होंने सोचा था, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पाया। 2012 में इसकी औपचारिक शुरुआत होती है, 2012 में। ठीक। क्या क्या इंटरेस्ट हैं किस कंट्री के? स्वाभाविक सी बात है कि अगर ये चार साथ में आए हैं तो इनका कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा, और वो इंटरेस्ट क्या होगा? चारों का कॉमन। तभी ये चारों एक टेबल पर आए हैं। वो देखेंगे कि किसके लिए क्या अवसर है, क्या चुनौतियां हैं। लेकिन अभी जो हमें सीखना है कि ये न्यूज में क्यों आया। न्यूज में इस वजह से आया क्योंकि अमेरिका ने एक एक्ट पारित किया, यूएसए ने, यूएसए के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, मतलब निम्न सदन, ने एक एक्ट पारित किया। उसका नाम है स्ट्रेंथन द क्वाड एक्ट, मतलब क्वाड को मजबूती प्रदान करने वाला विधेयक। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर ये चीज एक वैधानिक रूप ले रही है तो कुछ ना कुछ सॉलिड हुआ होगा। वो क्या है? इस एक्ट के द्वारा इन्होंने क्या किया? अमेरिका ने यूएसए के विदेश मंत्री को कुछ पावर्स दी। विदेश मंत्री को, फॉरेन मिनिस्टर को कुछ पावर दी। क्या क्या दी? पहली पावर ये दी कि स्ट्रेटजी, एंड पॉलिसी, क्या जो है स्ट्रेटजी हो और क्या नीति हो, वो जो है तय करने की पावर विदेश मंत्री की है, यूएसए की। ठीक। ऐसा नहीं कि सबको मानना ही है, लेकिन ये अपनी तरफ से पहल करेंगे। ठीक है। और अगर बाकी लोगों को अच्छा लगेगा तो बाकी लोग इनको आगे करके मानेंगे। दूसरा, वार्षिक बैठकों का आयोजन, मतलब उसको औपचारिक रूप देना,
और उनके इशूज, मुद्दे के लिए दिशा निर्देश। ठीक। और तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, कि क्वाड से जुड़े मुद्दों के बारे में ब्रीफिंग वैश्विक मुद्दों को इसमें शामिल करना और केवल शामिल करके डिस्कस करके चाय पानी नाश्ता नहीं करना है, इसमें क्या करना है, आगे सुझाव देना है। मतलब उस पर ठोस कार्यवाही कि क्या हम कर सकते हैं, उसके क्या इफेक्ट होंगे, प्रोस एंड कॉन्स दोनों देखना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों देखना है। ये जो है, ये विधेयक उनके विदेश मंत्री को ये अधिकार देता है। ठीक। अब देखिए, अगर आप हाल फिलहाल घटनाएं देखें, अगर आप करंट अफेयर्स या न्यूज डेली सुनते होंगे, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रुचि रखते होंगे, तो हाल फिलहाल देखिए कि ताइवान के साथ, ताइवान के मुद्दे पर भारत चाइना और यूएसए आमने सामने आ रहे हैं। जापान के पास एक द्वीप है, उसके लिए जो है सेनकाकू द्वीप, उसके लिए क्या कर रहे हैं, चाइना और जापान आमने सामने आ रहे हैं। चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर वैसे भी व्यापारिक प्रतिबंध लगा रखा है कुछ मामलों को लेकर के, उनको ये दबाव डाल रहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया, आप इस ग्रुप से बाहर जाइए, ये हमारे विरुद्ध बना हुआ है। और यहाँ तक कि चीन ने इस ग्रुप को क्या कह दिया है, एशियाई नाटो। एक तो नाटो वो था जो हमने पढ़ा 2 दिन पहले, क्या था कि जो अमेरिका के नेतृत्व में अमेरिका और यूरोप को लेकर के जो संगठन बना, सामूहिक रक्षा का सिद्धांत जिसके में है, वो नाटो है। तो इसको चीन ने क्या कर दिया, एशियाई नाटो का नाम दे दिया। भारत के साथ चीन का सीमा विवाद पहले से ही है, तो चीन इस संगठन को अपने विरुद्ध देखता है। ताइवान के मुद्दे पर भारत, वो चीन और अमेरिका आमने सामने तो हैं ही, साथ में साथ आप देखे होंगे कि कई उसमें जो है अमेरिका चीनी कंपनियों पर जांच बैठा रहा है, उन पर क्या कर रहा है, ट्रेड के लिए कई सारी सैंक्शंस लगा रहा है कि उनका सामान सस्ता होने की वजह से उनके मार्केट में डंप ना हो। ठीक। तो मेन पर्पज सबका अलग अलग हित है, लेकिन चीन इसको अपने विरुद्ध देखता है। अब हमें ये देखना है कि ये जो हुआ, तो कौन कौन से साझे हित हैं जिसकी वजह से ये चारों कंट्रीज एक साथ एक टेबल पर आई। तो इनके लिए 6 कार्य समूह काम करते हैं, मतलब 6 एरियाज में यह संगठन काम कर रहा है। 6 एरियाज ऐसे हैं जहां पर इनके इंटरेस्ट एक दूसरे के समान है। पहला, क्लाइमेट, जलवायु। आपको पता होगा कि जलवायु परिवर्तन किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये वैश्विक समस्या है। कुछ भी होगा तो आज नहीं तो कल बाकी सारे देश इसकी चपेट में आएंगे ही आएंगे। तो जलवायु, क्लाइमेट परिवर्तन के लिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ये क्या कर रहे हैं, अधिकतर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को प्रेफर कर रहे हैं। विंड पावर, सोलर पावर, इनको बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक। दूसरी बात, अच्छा, इस कारण से क्या कारण है कि ये वैश्विक समस्या तो है, लेकिन ये लोग क्यों जो है और साथ में आए इस बिंदु पर, ये क्यों आए, क्योंकि देखिए भारत का जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो सिज्मिक दृष्टि से, भूकंप की दृष्टि से
हमेशा जो है क्या है, उथल पुथल वाला है। जोन 5 में आता है, अगर आप भूकंप के मैप को देखे होंगे तो। दूसरी बात, जापान जो प्रशांत महासागर की रिंग वलय है, तो क्या कहते हैं, फायर रिंग ऑफ ओशन, पैसिफिक ओशन, तो उस पर क्या है, स्थित है। आए दिन वहां पर भूकंप आता है। तो आपदा प्रबंधन के उसमें ये दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, चारों देश एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। ठीक। तो जलवायु परिवर्तन के लिए एक तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में भागीदारी बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान, प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, विकास एंड आदान प्रदान, मतलब रिसर्च भी साथ में। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, आधारभूत अवसंरचना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। आधारभूत अवसंरचना के लिए ये क्या कर रहे हैं, कनेक्टिविटी पर जोर दे रहे हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए केबल नेटवर्क का जोर दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक दूसरे के यहाँ क्या कर रहे हैं, रियायती दरों पर एक दूसरे को ऋण दे रहे हैं, किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग। ठीक, ये हो गया, ये दूसरा क्षेत्र है। तीसरा क्षेत्र क्या है, महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियां। हाल फिलहाल का एग्जाम्पल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इनमें आपस में सहयोग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनके लिए। ठीक। चौथी बात, आगे ही बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, आजकल जो न्यूज में है वो है साइबर। साइबर के उसमें क्या है, एक तो साइबर फ्रॉड इतने ज़्यादा हो रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी का मामला तो बनता है, साइबर सुरक्षा। भारत डिजिटल इंडिया चला रहा, अगर सेफ ही नहीं रहेंगे, उनके डाटा ही सेफ नहीं रहेगा, तो फिर डिजिटल इंडिया चलाने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, आपने ये सुना होगा क्रिप्टो करेंसी वाला मामला। आपने ये सुना होगा बिटकॉइन का, किसी क्रिप्टो करेंसी में ही। ठीक। तो ये सब क्या है, इनको क्या करना है, काउंटर करना है। साइबर का आतंक के रूप में इस्तेमाल, आतंक के एक चैनल के रूप में इस्तेमाल को रोकना। ये हुआ तीसरी बात। एक आधारभूत अवसंरचना में एक पॉइंट आपका ध्यान आ गया तो वो नोट कर लीजिए। आधारभूत अवसंरचना में नहीं, महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों में एक आपने नाम सुना होगा, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, RAN। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, पलाऊ एक कंट्री है प्रशांत महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया के आसपास ही, जो जहाँ फिजी और ये सब हैं, वहाँ पर आप देखेंगे पलाऊ एक कंट्री है। तो उसके साथ इन्होंने समझौता कर रखा है। वहाँ पर क्या कर रहे हैं, रेडियो एक्सेस, वो सैटेलाइट के थ्रू, एंटीना के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ताकि जो है समय रहते चीज़ों को क्या कर सकें, टैकल कर सकें। केवल और केवल एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए ही नहीं, दूसरा इसका पर्पज ये है कि आपदा प्रबंधन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्विक रिस्पॉन्स के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हमेशा निगेटिव में मत सोचिएगा, ना ही निगेटिव पॉइंट लिखिएगा हमेशा, कि हमेशा बस कोई भी चीज़ हथियार रख रहे हैं तो हमेशा दुश्मनों को मारने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए भी रखना है।
अपने लोगों की सुरक्षा के लिए भी वो काम करना है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। अगर हमारे पास रॉकेट भेजने की क्षमता है तो मिसाइल भी हम भेज सकते हैं, लेकिन उस क्षमता का इस्तेमाल हमेशा मिसाइल के लिए ही नहीं करना है, रॉकेट के लिए भी करना है, लोगों के भले के लिए भी करना है। ठीक, तो ये ध्यान आ गया था तो अभी यहाँ पर बता दिए। तो इसके बाद 4 पॉइंट हो गए, 6 थे। 5वां पॉइंट, स्वास्थ्य सुरक्षा भागीदारी। इसमें आप क्या लिख सकते हैं? अभी हाल फिलहाल का एग्जाम्पल, वैक्सीन, भागीदारी। हालांकि जो विकसित देश हैं, यूएसए हुआ, यूरोप के हुए, ये क्या किए थे? पेटेंट का इस्तेमाल करके कि महंगे में लोगों को वैक्सीन वो कर रहे थे, बेच रहे थे, लेकिन भारत ने उसका क्या किया? विरोध किया। सारे पेटेंट लॉज क्या रह गए? रखे के रखे रह गए। भारत ने ही कहा कि इसको महामारी के काल में आप पेटेंट को बाद में देखिए, पहले मानवता को बचाइए। ठीक, तो स्वास्थ्य सुरक्षा भागीदारी की बात। और लास्ट पॉइंट, अंतरिक्ष के मामले में। अंतरिक्ष के मामले में क्या कर रहे हैं? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इनका इस्तेमाल करके डिजास्टर मैनेजमेंट का काम किया जा रहा है। इनका इस्तेमाल करके सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक, तो ये इनके क्या हो गए? 6 कार्य समूह, जो 6 ये लीडरशिप वर्किंग है, इन्हीं पर इनके इंटरेस्ट आपस में मैच कर रहे हैं और ये क्वाड इन 6 कार्य समूह पर काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसी चीज में देख लीजिए, क्वाड की अन्य पहलें। पहला, एक तो है स्टेम स्कॉलरशिप। स्टेम स्कॉलरशिप का मतलब, स्टेम का मतलब साइंस, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, ई का मतलब इंजीनियरिंग और एन का मतलब मेडिकल। इन क्षेत्रों में प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए क्या कर रहे हैं? स्कॉलरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्वाड की एक स्कॉलरशिप का प्रोग्राम भी चल रहा है। ठीक, एक दूसरी बात जो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, एक भारत की पहल थी HADR, HADR पहल। HADR पहल भारत ने 2017 में जो है वो इनिशिएट किया था, भारत के द्वारा इनिशिएट लिया गया था। HADR का मतलब ये है ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमैनिटेरियन एड्स एंड डिजास्टर रिलीफ। हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, मानवीय सहायता और आपदा राहत। तो इस पहल में भी क्वाड क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। ठीक, इसको भारत ने 2017 में शुरुआत किया था। इस एक तीसरी चीज यहां पर और लिखिए, एक क्वाड का जो है क्या बना है? डेब्ट मैनेजमेंट रिसोर्स पोर्टल, जहां से ऋण को मैनेज किया जा सके। कोई कंट्री इतनी दिवालिया ना हो जाए कि वो अपने देश को
या उसकी अधिकार क्षेत्र में जो द्वीप या जमीन है उसको किसी दूसरे कंट्री को बेच दे, ऐसा ना हो। ठीक, तो डेप्ट मैनेजमेंट के लिए भी एक पोर्टल बनाओ। ये थी क्या, क्वाड की कुछ पहलें। डिजास्टर वाला जरूर याद रखिएगा, 6 कार्य समूह याद रखिएगा, लगभग 200 शब्दों में लिखने को आएगा, तो आप इसके बारे में आराम से लिख सकते। अब नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि भारत के लिए क्वाड का महत्व। भारत के लिए क्वाड का महत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा ये। अगर इनका इंटरेस्ट है भारत का तभी तो ये उसमें जुड़े हुए हैं, है ना, तो हमें वही इंटरेस्ट ढूंढना है कि क्या इंटरेस्ट है। अब देखिए, जलवायु परिवर्तन किसी एक कंट्री, जलवायु परिवर्तन ना तो किसी एक देश की समस्या है और ना ही कोई एक देश उससे लड़ सकता है। जहां पर सामूहिक प्रयास की जरूरत होती है तो वहां पर सामूहिक प्रयास ही लागू होगा, उसी से कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। ठीक, तो क्लाइमेट चेंज के लिए वैश्विक पहल में योगदान। क्लाइमेट चेंज होगा तो सभी देश उससे प्रभावित होंगे। दूसरा, आपने सुना होगा कि एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यूएन के द्वारा निर्धारित है, तो उसमें भी क्या कर रहा है, 2030 तक भारत कुछ ना कुछ वो जो लक्ष्य रखे गए हैं उनको भी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। तो एसडीजी को प्राप्त करने में सहायक। तीसरा, ये सारे देश भारत के कहाँ पड़ रहे हैं, ईस्ट में। ठीक, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बल, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में को मजबूत करना। दूसरी बात, रक्षा गतिविधियां, इनको भी, इनके लिए भी सहायक हैं। एक सबसे बड़ी बात जिस वजह से क्वाड बना, जिसका जो क्वाड का मेन उद्देश्य है वो है क्या, स्वतंत्र, निष्पक्ष, स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूती का प्रदान करना या बढ़ावा देना, यही इसका क्वाड का मेन उद्देश्य है। और आपको पता होगा कि हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी एक देश के नाम पर रखा गया है। कई लोगों को आपत्ति है, लेकिन अब आपत्ति है तो क्या करेंगे। तो हिंद महासागर में भारत के लिए क्या है, एक बहुत बड़ी भूमिका लेकर के क्वाड आया है। भारत अकेला तो है नहीं, तो चीन क्या कर रहा है, जो मोतियों की माला वाली स्ट्रेटजी है कि भारत को चारों तरफ से समुद्र के रास्ते से घेरना है, तो उसको क्या कर रहा है, ये काउंटर करेगा क्वाड के थ्रू, कि भारत अकेला नहीं है, के साथ उनके 4 यार भी खड़े हैं। ठीक, और आपको पता है कि हिंद महासागर क्या है, 50% व्यापार के लिए, वैश्विक व्यापार यहीं से होता है, हिंद महासागर से। ठीक, आ, एक चीज ये भी लिख लीजिएगा, वैश्विक जीडीपी का 60% हिंद प्रशांत क्षेत्र से होकर गुजर रहा है।
और क्या लाभ है? ये जो बाकी देश हैं, ये यूएन में भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी स्थायी सदस्यता के लिए भी दोनों सब लोग क्या कर रहे हैं, वोटिंग के लिए तैयार हैं और सब सपोर्ट कर रहे हैं भारत की स्थायी सदस्यता के लिए यूएन में। तो क्या है, वैश्विक मुद्दों पर सहयोग ये भी मिल रहा है। आर्थिक मामले में सहयोग मिल रहा, व्यापार सदस्य देशों के बीच में बढ़ावा दिया जा रहा है। जापान को क्या कर रहे हैं, ये विशाखापट्टनम से लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। अमेरिका के साथ ट्रेड में भारत क्या है, व्यापार संतुलन में पॉजिटिव है, मतलब निर्यात ज़्यादा हम करते हैं और आयात कम करते हैं अमेरिका से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, भारत के लिए क्वाड का महत्व बताती हैं। अब अगर हमें ये देखना है कि अगर महत्व है तो कुछ ना कुछ चुनौतियां आएंगी, जरा चुनौतियां भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट, क्वाड के समक्ष चुनौतियां। क्वाड के समक्ष चुनौतियां, पहली चुनौती क्या है कि पूरी तरीके से संस्थागत नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं पूरी तरीके से संस्थागत नहीं है? क्योंकि ना तो सचिवालय है, ना कोई हेडक्वार्टर है, और केवल सुरक्षा मंच या व्यापार समूह भी नहीं है। जो नाटो कहा जा रहा है इसको कि ईस्ट का नाटो, वो भी नहीं है, और ना कोई व्यापारिक समूह है। तो ये कोई संस्थागत रूप इसका नहीं है। दूसरी बात क्या है, अद्वितीय चरित्र। अद्वितीय चरित्र क्यों कहे, क्योंकि इसको स्थापित करने का पर्पज जो इंडियन ओशन के बाकी कंट्रीज को लेकर के जो संगठन बने हैं, जैसे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA, और एक बना है एशिया पैसिफिक ईस्टर्न कंट्रीज, वो इकोनॉमिक कंट्रीज, एपेक, ये भी जो है एक और संगठन, बाकी आप WTO वगैरह के नाम भी ले सकते हैं। तो इनमें सब में क्या है, हाँ WTO नहीं, एशियन, आसियान, तो इनसे भिन्न उद्देश्य लेकर चलना ये कठिन है। कठिन क्यों है, क्योंकि इन सब का उद्देश्य यही है, खुला निष्पक्ष और शांत जो है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को पालन करने वाला हिंद प्रशांत महासागर स्थापित करना या हिंद प्रशांत रूट स्थापित करना, ये इन सब संगठन का उद्देश्य है। तो इनसे अलग इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो ये डिफाइन ही नहीं कर पा रहा है, स्थापना का पर्पज ही डिफाइन नहीं कर पा रहा है। ठीक, तीसरी बात,
ये कुछ वैसा ही है जैसे शीत युद्ध की मानसिकता वाला। क्योंकि सभी चारों कंट्रीज का उद्देश्य क्या है, वो चारों कंट्रीज वर्सेस चाइना, और चाइना क्या है, साम्यवादी देश। रसिया का क्या है, उत्तराधिकारी है वो। समाजवाद साम्यवाद का लीडर कौन था, रूस। यूएसएसआर था, फिर विघटन हुआ तो रूस हो गया। अब रूस का प्रतिद्वंदी, रूस का जो भाई है वो कौन है, चाइना। तो शीत युद्ध की मानसिकता को भी ये बता रहा है। क्यों? क्योंकि जो बाकी चारों कंट्रीज हैं वो क्या है, पूंजीवादी। भारत में क्या है, मिश्रित पूंजीवाद है, मतलब प्राइवेट और सरकारी सेक्टर साथ साथ चल रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं लेकर के वही मानसिकता हो रही है। और एक चीज और यहां पर लिख लीजिए, एक ये था अन्य समस्याएं, लिख लीजिए इसको, अन्य समस्याएं। इन अन्य समस्याओं में दो चीजें ध्यान में दीजिए। एक तो अगर कोई टेक्नोलॉजी बनती है तो हर कोई कंट्री अगर उसमें रिसोर्स लगाया है, अपनी जीडीपी का कुछ अंश दिया है, तो चाहेगा कि हम पेटेंट करा करके इससे कुछ लाभ कमाएं। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहने को तो है कि हाँ सही है, लेकिन वो अच्छा नहीं है। कोई भी हो, अगर कोई भी कंट्री अगर एक अपने रिसोर्स को खर्च कर रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो चाहेगी कि पहले हम अपने नागरिकों का भला करें, अपने देश का भला करें। कुछ दिन बाद जब वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है तब जा करके दूसरे कंट्री को दी जाती है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो बाकी तीन हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ये विकसित देश हैं। डब्ल्यूटीओ के मुद्दे पर ये इंडिया के विरुद्ध में काम करेंगे। यूएन के उसमें ये सपोर्ट में है। तो जहां पर इनका हित आपस में टकरा जाता है वहां पर ये विरोध में हो जाते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में, डब्ल्यूटीओ के मामले में मतभेद, यूएन के मामले में जैसे यूक्रेन और इजराइल वाला मामला, उसमें विरोधी मत है। और तो और एक चीज और देख लीजिए, इन्होंने वादा किया था कि हम कोविड में 800 मिलियन वैक्सीन बनाएंगे और दुनिया को देंगे। ये अपना वादा ही नहीं निभा पाए, कोविड वैक्सीन। ये अपना वादा ही नहीं निभा। तो ये क्या है, इनमें समस्याएं आ रही हैं। ठीक। अब क्या है, चीन के साथ भारत की चिंता क्वाड को लेकर के, क्वाड के रेफरेंस में। अब स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर भारत के साथ मामला अलग है। कुछ क्यों अलग है, क्योंकि जो बाकी तीन कंट्रीज हैं वो दूर दूर से चीन को गाली दे रही हैं। क्यों? क्योंकि उनका आपस में कोई ना तो भौगोलिक सीमा टच कर रहा है, जापान के साथ है भी तो किसी द्वीप को लेकर के है, जहां पर जापान से भी वो द्वीप दूर है और चाइना से भी दूर है। अमेरिका और चीन, ये दोनों दूर हैं, बीच में प्रशांत महासागर है। ऑस्ट्रेलिया और चीन दूर हैं, बीच में हिंद महासागर है। लेकिन भारत के साथ ये क्या है कि ये भारत का पड़ोसी है, इसलिए भारत को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आप सभी से संबंध खराब कर सकते हैं, लेकिन पड़ोसी का कोई विकल्प नहीं। क्यों? क्योंकि आप पड़ोसी को चेंज नहीं कर सकते। या तो आप उसको मार डालिए या वो आपको मार डालेगा, या आप अपना कारोबार बेच करके आप दूसरी जगह जा करके बस जाएंगे, लेकिन वहां पर भी हो सकता है वैसे ही पड़ोसी मिल जाए। तो पड़ोसी आपको जन्मजात मिले हैं, और देश के संबंध में तो यह है ही। तो यहाँ पर क्या है कि भारत को इस संगठन से जो चीन की जुड़ी हुई चिंताएं हैं उनके प्रति जो है ज्यादा सेंसिटिव मामला बन जाता है। तो भारत को यहाँ पर क्या करना चाहिए, एक तो संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। संतुलित दृष्टिकोण में क्या आप ध्यान में रखना है कि ये मंच केवल
केवल चीन विरोधी ना बन जाए। ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि अगर चीन ये चाह रहा है कि ये लोग हमारे खिलाफ, चार लोग मिलकर के प्लानिंग कर रहे हैं, ये ऐसा सोच रहा है, चीन के मन में ऐसा शंका है, तो भारत को क्या करना चाहिए कि जहां पर चीन है उस संगठन में भी शामिल होना चाहिए। तो चीन के साथ संबंध सामान्य रखने के लिए अन्य चीन समर्थित संगठनों में भारत को शामिल होना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? एससीओ। ठीक। संघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स। ठीक। दूसरी बात, एक चीज ये सोचिए कि अगर अमेरिका भारत के साथ है तो अमेरिका के जो दुश्मन होंगे वो भारत को अच्छी नज़र से देखेंगे या नहीं? नहीं देखेंगे। तो इससे क्या होता है कि अन्य देशों से भी संबंध खराब होने की संभावना हो जाती। और उसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ईरान। दूसरा एग्जाम्पल है रूस। ठीक। देख ही रहे ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। अब अगर हमें आप चुनौतियां पता चल गई चीन के साथ, जो जो चिंता है क्वाड को लेकर भारत की, वो हो गया, तो फिर आप क्या लिख सकते हैं कि आगे सोल्यूशन क्या हो? तो आगे सोल्यूशन क्या होगा कि चार मेंबर जो बने हैं उनमें और मेंबर भी शामिल किए जाएं, लेकिन वो मेंबर खाली वो ना हो जो चीन विरोधी हो। जैसे ताइवान को आप शामिल कर लेंगे तो नहीं गिना जाएगा। फिर आपका सबूत और पक्का हो जाएगा कि चीन ने जो शंका की थी वो पूरी तरीके से कन्फर्म है। फिलीपींस को जोड़ लीजिए, मलेशिया को जोड़ लीजिए, ईरान को जोड़ लीजिए, रूस को जोड़ लीजिए इसमें, तब जा कर के वो शंका दूर होगी। ठीक। दूसरी बात, और आगे क्या विचार कर सकते हैं कि कुछ ट्रेड एग्रीमेंट टाइप बनाइए ताकि लगे कि हाँ व्यापार कुछ उसका, अगर संबंध अच्छे हैं तो आप उसको क्या कर लीजिए, आर्थिक और राजनीतिक फायदा उसका उठाइए। इनके साथ जो है कि जो है कि हमारे विरुद्ध है एशियाई नाटो इसको कह रहे हैं, तो इनसे भी इस पर बातचीत की जा सकती है। ठीक है, तो ये आगे का सोल्यूशन हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।